प्यारे भैया बहनों, आज हम अपने इतिहास के दूसरे अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और जानेंगे कि यूरोप में समाजवादी सोच कैसे विकसित हुई और कैसे इसका एक प्रकटीकरण रूस में देखने को मिला और इसका एक एक्सट्रीम फॉर्म, उग्र रूप रूस में साम्यवादी क्रांति के रूप में सामने आया। सबसे पहले तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में एक नए विचारों का माहौल बन चुका था। चारों ओर एक सोच बन चुकी थी कि समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की पुरानी सोच में, परंपरा में, व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए और लोग तरह तरह की चर्चाओं पर अपने विचार व्यक्त करें। इन चर्चाओं में दो महत्वपूर्ण विचार सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए थे। पहला विचार तो ये था कि व्यक्तिगत अधिकारों का स्वरूप क्या होना चाहिए, व्यक्ति का अधिकार क्या होना चाहिए और ये अधिकार किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। संपत्ति का अधिकार क्या है, चुनाव का अधिकार क्या है, मतदान का अधिकार क्या है, जीने का अधिकार क्या है। एक व्यक्ति के रूप में हमारे क्या अधिकार होने चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति ने इस चर्चा को बड़ी तेजी से पूरे यूरोप में फैला दिया। और दूसरा कि सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, क्योंकि क्रांति से पहले हमने पढ़ा कि फ्रांस में 3 एस्टेट थे, समाज बटा हुआ, और प्रथम और द्वितीय एस्टेट का पूरे समाज पर नियंत्रण था, कुलीन और पादरी वर्ग का। लेकिन इस क्रांति के बाद वो नियंत्रण टूटा, विशेषाधिकार समाप्त हुए। तो अब ये एक नया विषय बना, नया चर्चा शुरू हुई कि फिर अब समाज पर नियंत्रण किसका हो। तो ये दो मुद्दे कि व्यक्ति के अधिकारों का स्वरूप क्या होना चाहिए और समाज पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, ये पूरे यूरोप में चर्चा का विषय बन गया। और बहुत से विद्वानों ने, दार्शनिकों ने अपने अपने विचार पुस्तकों में, लेखों में, भाषणों में व्यक्त किया और उन पर फिर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच चौक चौराहों, चाय खानों पर जगह जगह चर्चा शुरू हो गई थी। और केवल यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया में इस विषय को लेकर बहस छिड़ी। हमारा देश भारत जो उनसे हजारों मील दूर था, हमारे देश में भी कई मुद्दों, इस तरह के मुद्दों को लेकर विचार विमर्श शुरू हुआ। और ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे, जो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी रह चुके थे। रिटायर्ड होने के बाद, कंपनी की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। समाज की पुरानी व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा शुरू किया। और इसी क्रम में उन्होंने ब्रह्म समाज नामक एक संस्था की स्थापना की और इस संस्था के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को, बुराइयों को दूर कराने का प्रयास किया था। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे हम मानते हैं वह है सती प्रथा उन्मूलन। हमारे समाज की एक बड़ी बुराई थी कि पति की मृत्यु के बाद पति की चिता पर उसकी पत्नी को भी जला देने की प्रथा थी। सब जगह नहीं थी, कुछ लोग ये मानते थे, लेकिन कुछ लोग ही अगर ये मानते थे तब भी ये समाज के लिए एक कलंक था। और इसलिए इस कलंक को मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया और 1829 उनके प्रयास से इस प्रथा को बंगाल में बैन कर दिया गया। बाद में पूरे देश में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो हमारे ही समाज में बदलाव के दौर शुरू हो गए थे। उसी तरह से बंगाल के ही एक बड़े और युवा चेहरा हेनरी विवियन डेरेजियो एक यूरोपियन थे और कलकत्ता कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काफ़ी कम उम्र में इनकी नियुक्ति हो गई थी।
एक व्याख्याता के रूप में। लेकिन एक युवा सोच और युवा विचार इन्होंने इतनी तेजी से बच्चों के बीच, अपने विद्यार्थियों के बीच फैलाना शुरू किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बच्चे धीरे धीरे मैच्योर्ड बच्चे होते हैं, तेजी से विचारों को ग्रहण करते हैं और पुरानी सोच जो विचारधारा थी उसके प्रति उनके मन में एक दुराव, अलगाव पैदा हो रहा था। क्योंकि समाज में जो भी बुराइयां थी, रूढ़िवादी विचार थे, कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, क्योंकि बंगाल उस समय कंजर्वेटिज्म का गढ़ था, और इसलिए हेनरी ब्यूवियर डेरेजियो ने अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के मन में ये विचार भरा कि हमें इन पुरानी नीतियों को, विचारों को, रूढ़ियों को छोड़ करके नए विचारों की ओर बढ़ना चाहिए। और उनके इस प्रयास को यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन का नाम दिया गया। तेजी से युवा वर्ग इनकी तरफ जब जुड़ा तो समाज के जो कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले लोग थे, रूढ़िवादी विचार के लोग थे, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया और डेरोजियो को कॉलेज से निकाल दिया गया। कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन इनके विचार तब तक बंगाल में काफ़ी ज़्यादा फैल चुके। तो इन दोनों लोगों ने भारत में भी सामाजिक परिवर्तन की बात शुरू कर दी थी और कुछ परिवर्तन होने भी लगे। जहाँ तक यूरोप में आज भी पूरी दुनिया में हम मानकर चलते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। उस समय भी थे, अलग अलग राय रखते थे, सब लोगों की राय एक नहीं हो सकती थी, अपने अपने विचार रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र होता। किसी भी विषय पर हम 3 तरह की सोच रखते हैं। एक, जैसा है वैसे चलना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। दूसरा, नहीं, समय बदल रहा है तो थोड़ा थोड़ा हमें बदलना चाहिए, समय के साथ उसमें ये बदलाव होना चाहिए। और तीसरी सोच, नहीं, पुरानी व्यवस्था हो गई, इसको हटाओ, नई व्यवस्था लाओ। पूरे यूरोप में इस तरह के विचारों पर चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, और सब लोग एक तरह के विचारों के समर्थक नहीं थे। इसलिए हम इन्हें 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहले ग्रुप को कहते हैं रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। दूसरे को कहते हैं उदारवादी, लिबरल। और तीसरे को कहते हैं रेडिकलवादी, उग्र परिवर्तनवादी। ये 3 विचारधाराएं यूरोप में बड़ी तेजी से फैल रही थी और तीनों के अपने अपने समर्थक और विरोधी थे। पूरी राजनीति इन्हीं 3 धाराओं में बटी हुई थी और सब में कुछ चीज़ों पर थोड़ी समानता थी और बहुत सारी चीज़ों पर आपसी में अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध भरे पड़े थे। हम इस अध्याय में शुरुआत इन्हीं 3 विचारधाराओं को लेकर करेंगे कि आखिर ये 3 विचारधाराएं कौन थी, क्या थी और इनके क्या विचार थे। सबसे पहले जानते हैं रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव। वे लोग जो प्रचलित परंपराओं और रूढ़ियों के समर्थक होते हैं, वो किसी भी नए बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जो पहले से परंपरा चल रही है वही चलनी चाहिए। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादियों के विचारों में भी थोड़ा बदलाव आया था और थोड़ा सुधार स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन कोई ये बड़ा बदलाव स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे लोगों को हम रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव कहते हैं। दूसरा वर्ग होता है उदारवादी, जो समय के साथ हो रहे बदलावों को स्वीकार करने को तैयार होता है। ऐसे लोग बड़ी संख्या में यूरोप में बढ़े, जो मानते थे कि व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और कहीं न कहीं सरकार जनता की प्रतिनिधि वाली होनी चाहिए, यानी जनता से चुने गए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करें। तो ऐसे लोग उदारवादी कहलाते थे, लेकिन ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। चुने गए सरकार का मतलब जनता को वोट देने का अधिकार वयस्क रूप से, सार्वभौम रूप से दिया जाए, ये समर्थन ये नहीं करते थे। ये वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। उदारवादियों का मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल अमीरों को ही मिलना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जबकि तीसरा वर्ग रेडिकलवादी या उग्र परिवर्तनवादी था, जो पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से पलट करके, ये पुरानी व्यवस्थाओं, मान्यताओं के प्रबल विरोधी होते थे।
और इनका मानना था कि इन पुरानी व्यवस्थाओं को हटाकर हमें एक नई व्यवस्था समाज में, राजनीति में, देश में स्थापित करनी चाहिए। तो इस तरह से ये रेडिकलवादी सोच के लोग थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में जो सोच बदली, यही उथल पुथल का दौर था और इन्हीं उथल पुथल में पूरे यूरोप में कई तरह के बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। अगली कक्षा में हम आगे से अन्य क्षेत्रों में होने वाले बदलावों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।